नमस्कार साथियों, आप सबका मेरे अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मित्रों आज हम जो पढ़ेंगे वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका अध्ययन करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे। देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती है वो वैसे तो मध्यकाल में हो चुकी थी, लेकिन मध्यकाल में जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनको हम इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें जैसे हम माने कि किसी धर्म विशेष से संबंधित कवियों को ही स्थान दिया गया। जैसे हम बात करें भक्तमाल, भक्त नामावली, इसके अलावा 84 वैष्णव की वार्ता की बात करें, 252 वैष्णव की वार्ता की बात करें, 84 शिष्यों का वर्णन कर दिया, 252 शिष्यों का वर्णन कर दिया। तो जो मध्यकाल में इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे उनमें इतिहास ग्रंथों की उनको हम इतिहास ग्रंथ की संज्ञा नहीं दे सकते। लेकिन आधुनिक काल में आकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत होती है और इसमें सबसे पहला जो नाम आता है आधुनिक काल में इतिहास लेखन की परंपरा में, वो सबसे पहला नाम आता है गारसा द तासी। सबसे पहला जो नाम आता है वो है गारसा द तासी। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो शुरुआत करते हैं आधुनिक काल में, वो सबसे पहले इतिहासकार कौन है? गारसा द तासी हैं। अब देखो मित्रों, गारसा द तासी जो हैं वो हिंदी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक माने जाते हैं। सबसे पहला बिंदु देखो, एक एक बिंदु को समझते चलो। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रवर्तक। अब मित्रों बात आती है कि इनको हिंदी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक क्यों कहा गया। इनको हिंदी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक इसलिए कहा गया कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसकी शुरुआत गारसा द तासी के द्वारा की गई थी। पहला जो प्रयास किया गया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का, वो सबसे पहला प्रयास गारसा द तासी के द्वारा किया गया था। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास का क्या माना जाता है? प्रवर्तक माना जाता है। अब बात करते हैं कि प्रवर्तक तो ये हो गए, लेकिन ये कौन थे, क्या कार्य कर रहे थे उस समय? तो देखो, गारसा द तासी जो थे ये पेरिस विश्वविद्यालय में जो पेरिस विश्वविद्यालय था, उस पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू प्राध्यापक पद पर, उर्दू के प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। यानी पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के पद पर, उर्दू के प्राध्यापक जो पद है उसके ऊपर ये कार्यरत थे। अब मित्रों देखो कि पेरिस विश्वविद्यालय में यानी एक विदेशी व्यक्ति, और इस विदेशी व्यक्ति के द्वारा हमारा जो हिंदी साहित्य इतिहास है उसके लेखन की शुरुआत की जाती है। तो ध्यान दें, सबसे पहला प्रयास इनके द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें हिंदी साहित्य इतिहास का प्रवर्तक कहा जाता है। फिर पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के जो प्राध्यापक पद था उसके ऊपर ये क्या थे? कार्यरत थे। अब देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत, यानी सबसे पहली जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? गारसा द तासी के द्वारा ही की गई हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ था मित्रों, ध्यान रखना। इनका ग्रंथ का जो नाम है वो है इस्तवार द ला, देखो, इस्तवार द ला लिटरेतुर, देखो, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम था। भाई देखो, सीधी सी बात है, एक विदेशी व्यक्ति है,
विदेशी व्यक्ति के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की गई, तो सीधी सी बात है ग्रंथ का जो नाम होगा वो ग्रंथ का नाम भी अंग्रेजी में ही होगा। तो इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अब जो इनका ये ग्रंथ था, इस ग्रंथ का आपको अर्थ आना चाहिए कि इसमें जो इस्तवार शब्द आया है, इस इस्तवार शब्द का क्या अर्थ होता है, लिटरेचर जो शब्द आया इसका अर्थ क्या होता है, एंदुई का अर्थ क्या होता है, हिंदुस्तानी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्तवार का अर्थ। देखो मित्रों, इस्तवार का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है इतिहास। इस्तवार का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, इतिहास। उसके बाद में लिटरेचर जो है इसको हम बोल सकते हैं लिटरेचर। और लिटरेचर किसे कहते हैं, लिटरेचर साहित्य को कहते हैं। लिटरेचर किसको कहते हैं, साहित्य को कहते हैं। तो यहां इस्तवार का जो अर्थ है वो है इतिहास, और जो लिटरेचर का अर्थ है वो लिटरेचर या साहित्य लिया गया है। इसके बाद में आगे बात करें कि एंदुई का क्या अर्थ है, तो देखो एंदुई का अर्थ, देखो एंदुई, यहां एंदुई जो शब्द है, इस एंदुई का अर्थ है एंदुई। एंदुई का अर्थ है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी। और फिर जो हिंदुस्तानी है, इस हिंदुस्तानी का अर्थ है हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी का अर्थ है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। ये किसका अर्थ है, ये अर्थ है हिंदुस्तानी का। देखो हम गारसा दत्तासी के ग्रंथ का नाम पढ़ रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ इनके द्वारा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी। अब ये जो ग्रंथ का नाम है, इसमें जो इस्तवार शब्द आया है, इस इस्तवार शब्द का अर्थ होता है इतिहास, और यहाँ जो लिटरेचर आया है इसका अर्थ है लिटरेचर, और लिटरेचर हम किसे कहते हैं, साहित्य। इसके बाद में जो एंदुई शब्द आया है उसका अर्थ होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। तो हम देखो इस ग्रंथ को कह सकते हैं कि इतिहास साहित्य, यानी साहित्य का इतिहास लिखा, और जो साहित्य का इतिहास है वो हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी का भी था, और मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी का भी था। तो ये तो था गारसा दत्तासी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम और उस ग्रंथ में आए प्रत्येक शब्द का अर्थ। दोबारा देख लीजिए, इस्तवार का अर्थ इतिहास होता है, लिटरेचर का अर्थ होता है लिटरेचर या साहित्य, एंदुई का अर्थ होता है हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी। अब ये तो देखो ग्रंथ का नाम हो गया। अब बात आती है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन कब हुआ। अब बात करते हैं इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया गया। देखो प्रकाशन, ग्रंथ का प्रकाशन, और प्रकाशन जो है, देखो इसके दो संस्करण आए थे। एक तो प्रथम संस्करण, कितने संस्करण आए इसके, 2 संस्करण प्रकाशित हुए गारसा दत्तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था उसके, यानी 2 संस्करण प्रकाशित हुए, प्रथम संस्करण और दूसरा द्वितीय संस्करण। अब जो प्रथम संस्करण है, ये प्रथम संस्करण भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम जो भाग था इसका, प्रथम भाग, इस प्रथम भाग का प्रकाशन तो हुआ 1839 ईस्वी में,
यानी जो प्रथम संस्करण है, ये प्रथम संस्करण 2 भागों में प्रकाशित हुआ और उसमें से प्रथम भाग का जो प्रकाशन है वो तो हुआ 1839 ईस्वी में, और जो द्वितीय भाग था उसका प्रकाशन हुआ 1847 ईस्वी में। यानी 2 संस्करण प्रकाशित हुए, एक तो प्रथम संस्करण और एक द्वितीय संस्करण। प्रथम संस्करण जो प्रकाशित हुआ, इसका जो प्रथम भाग था उसका प्रकाशन होता है 1839 ईस्वी में, और द्वितीय जो भाग है इसका प्रकाशन होता है 1847 ईस्वी में। इसके बाद में जो इसका द्वितीय संस्करण है, ये जो द्वितीय संस्करण है इसके भी देखो, ये जो द्वितीय संस्करण है ये वैसे तो 3 भागों में प्रकाशित हुआ, 3 भागों में, लेकिन देखो प्रथम व जो द्वितीय भाग था इसका, उसका एक साथ ही प्रकाशन होता है सन 1870 ईस्वी में। देखो प्रथम व द्वितीय भाग का प्रकाशन, प्रथम व द्वितीय भाग का प्रकाशन होता है 1870 ईस्वी में, और जो तृतीय संस्करण है, तृतीय भाग था, संस्करण नहीं सॉरी, उसका प्रकाशन होता है 1871 ईस्वी में। इस प्रकार से इस ग्रंथ का क्या होता है, प्रकाशन होता है। गारसा दैतासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था वो इतिहास ग्रंथ 2 संस्करणों में प्रकाशित हुआ। प्रथम जो संस्करण था, इस प्रथम संस्करण में 2 भाग थे। प्रथम संस्करण में कितने भाग थे, 2 भाग थे। और जो द्वितीय संस्करण था इसमें कितने भाग थे, 3 भाग थे। प्रथम संस्करण में जो 2 भाग थे उनमें से प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1839 ईस्वी में हुआ। द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ, 1847 ईस्वी में हुआ। इसके बाद में जो द्वितीय संस्करण है इसमें 3 भाग थे, तो प्रथम व द्वितीय भाग जो था इसका एक साथ प्रकाशन हुआ सन 1870 ईस्वी में, और फिर जो तृतीय भाग था उसका प्रकाशन कब हुआ, 1871 ईस्वी में। इस प्रकार से ये था इस ग्रंथ का प्रकाशन, यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन कब किया गया, कितने संस्करण आए। इसके बाद में आता है कि इस ग्रंथ का जब प्रकाशन किया गया तो प्रकाशित करने वाली कोई संस्था भी रही होगी, तो उस संस्था का नाम, यानी प्रकाशक कौन बना इस ग्रंथ का, प्रकाशक। देखो प्रकाशक के रूप में, इस ग्रंथ के प्रकाशक के रूप में द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, द ओरिएंटल, देखो प्रकाशक यानी इस ग्रंथ का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया गया था, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी भी बोल सकते हैं, कमेटी भी बोल सकते हैं, कमेटी, सोसाइटी भी बोल सकते हैं और कमेटी भी बोल सकते हैं। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी या कमेटी, जो कि आयरलैंड की थी, इस संस्था के द्वारा इस ग्रंथ का क्या किया गया, प्रकाशन किया गया। यानी इस ग्रंथ को जो प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था, द्वितीय संस्करण प्रकाशित हुआ था, उसको प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन सोसाइटी या कमेटी, जो कि कहाँ की थी, आयरलैंड की थी। अब बात करते हैं ये जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इस ग्रंथ की भाषा कैसी थी। तो ये ग्रंथ, ध्यान रखना, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, क्योंकि ये एक पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू प्राध्यापक पद पर कार्यरत थे। तो इन्होंने इसकी जो भाषा बनाई थी वो भाषा कौन सी थी, फ्रेंच भाषा थी। बहुत बार ऐसा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का जो प्रथम ग्रंथ था उसकी भाषा कौन सी थी, तो उसकी भाषा कौन सी थी, फ्रेंच भाषा थी। अब इसके बाद में आता है पद्धति, यानी ये जो ग्रंथ है वो कौन सी पद्धति पर आधारित था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की अनेक प्रकार की पद्धतियां होती हैं, जैसे वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, विधेयवादी पद्धति। इसी आधार पे जो गारसा दैतासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में पद्धति को जो अपनाया था वो थी वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति। इस पद्धति का इन्होंने क्या लिया था, सहारा लिया था। यानी गारसा दैतासी के द्वारा प्रकाशित जो ग्रंथ था वो कौन सी पद्धति पर आधारित था, वर्णानुक्रम पद्धति पर आधारित था। वर्णानुक्रम का मतलब होता है हिंदी का जो शब्दकोश है
हिंदी के शब्दकोश के अनुसार कवियों का जो नाम है, उस कवियों के नामों को हिंदी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना। जैसे हम पढ़ते हैं अंग्रेजी का शब्दकोश है तो उसमें सबसे पहले ए से प्रारंभ होने वाले व्यक्तियों के नाम, फिर बी से प्रारंभ होने वाले व्यक्तियों के नाम, फिर सी से, और अंत में जेड्स के। तो इसी प्रकार से हमारे हिंदी का भी एक शब्दकोश होता है, और हमारे हिंदी का जो शब्दकोश है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? वो प्रारंभ होता है देखो अंग से। हिंदी का जो शब्दकोश है वो प्रारंभ कहाँ से होता है? वो प्रारंभ होता है अंग से। और हिंदी का जो शब्दकोश है उसका अंतिम जो खंड होता है वो क्या होता है होता है। तो सीधी सी बात है, अगर गारसा दत्तासी के द्वारा वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया गया होगा तो इसमें जो प्रथम कवि था उसका जो नाम है वो अंग से प्रारंभ होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धति में जो गारसा दत्तासी ने कवि लिए थे उसमें प्रथम जो कवि को स्थान दिया था उसका नाम था अंगद। यानी गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ था उसमें उल्लेखित जो प्रथम कवि है उसका नाम है अंगद, और जो अंतिम कवि है उसका नाम है हेमंत पंथ। अंतिम कवि ये तो है उसका प्रथम कवि, ये तो है प्रथम कवि, और ये है उसका अंतिम कवि, ये है अंतिम कवि। अब देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया कि गारसा दत्तासी ने कौन सी पद्धति का सहारा लिया था? वर्णानुक्रम पद्धति का सहारा लिया था। वर्णानुक्रम पद्धति हिंदी का शब्दकोश होता है, अंग से प्रारंभ हुआ तो अंगद कवि पहला कवि था इनका। अंतिम खंड क्या होता है होता है, तो अंतिम कवि कौन था? हेमंत पंथ था। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि गारसा दत्तासी ने जो पद्धति अपनाई थी वो वर्णानुक्रम पद्धति थी, और इसमें इन्होंने जो प्रथम कवि उल्लेखित किया था वो प्रथम कवि कौन था? अंगद था, और जो अंतिम कवि था वो कौन था? हेमंत पंथ था। इस प्रकार से ये पद्धति हो गई, भाषा हो गई, प्रकाशित करने वाली संस्था हो गई। संस्था है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी या सोसाइटी आयरलैंड। भाषा थी इसकी फ्रेंच, पद्धति थी वर्णानुक्रम। प्रथम कवि जो था वो अंगद था, अंतिम कवि जो था वो था हेमंत पंथ। अब इसके बाद में और अन्य बातें कर लेते हैं गारसा दत्तासी के संदर्भ में। देखो अन्य बातें, अब इन्होंने जो हिंदी साहित्य इतिहास का जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ की विशेषताएं देखते हैं कि उस ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं थी। देखो विशेषताओं में हम ये कह सकते हैं कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और एक विदेशी व्यक्ति के द्वारा एक सार्थक प्रयास किया गया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का, जिससे कि आगे आने वाले जो हमारे हिंदी के इतिहासकार थे उनके लिए ये एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उभर कर बाहर निकले। यानी हमारे जो हिंदी के इतिहासकार थे उनके लिए इन्होंने एक प्रेरणा का कार्य किया, क्योंकि गारसा दत्तासी के द्वारा वो प्रेरित हुए कि जब एक विदेशी व्यक्ति हमारे हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिख सकता है तो हम तो हिंदी के हैं, तो हमारे द्वारा तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। तो उसके बाद में यानी हमारे हिंदी के इतिहासकारों के द्वारा भी ये प्रयास किया गया। तो आगे आने वाले जितने भी इतिहासकार थे उनके लिए इन्होंने किसका कार्य किया? प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। अब इसके बाद में बात करते हैं, देखो कुल कवि, अब इसमें यह भी ध्यान रखना कि गारसा दत्तासी का जो इतिहास ग्रंथ था इसमें कुल कवि कितने थे? कुल कवि थे 738 कवि। यानी गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को स्थान दिया था? कुल 738 कवियों को स्थान दिया था। लेकिन ध्यान रखें इन 738 कवियों में से 72 कवि ही हिंदी के थे। 72 कवि ही किसके थे? हिंदी के थे। बाकी जो कवि थे, बाकी या शेष जो कवि थे, शेष कवि जो थे वो किसके थे? वो उर्दू के थे। शेष कवि उर्दू के थे। कुल कवि कितने? 738 कवि, और इन 738 कवियों में से 72 कवि थे वो हिंदी के थे, और बाकी जो अन्य कवि थे वो किस भाषा के थे? उर्दू के थे। तो कहने का मतलब ये लिख तो रहे हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किस भाषा के कवियों को इन्होंने शामिल कर लिया? उर्दू भाषा के कवियों को शामिल कर लिया। हिंदी का इतिहास ग्रंथ लिखा गया लेकिन हिंदी के कवियों को स्थान बहुत ही कम दिया गया।
ये भी एक कारण हो सकता है कि ये आगे आने वाले जो इतिहासकार थे उनमें इतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया इनका ग्रंथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो संख्या थी वो उर्दू के कवियों की थी। तो हमें केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कुल कवि कितने थे, 738 कवि थे, उनमें से हिंदी के कवि कितने थे, 72 कवि थे। ये कवियों की बात हो गई। कवियों के बाद में देखो, अब यहां एक बिंदु और ध्यान रखना, काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया। काल विभाजन व नामकरण का कोई प्रयास नहीं, यानी गारसा दत्तासी के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन है, उस काल विभाजन का और उसको नाम, भाई जब सीधी सी बात है काल का विभाजन ही नहीं किया तो वो नामकरण कहाँ से देंगे। अगर काल का विभाजन करते तो नामकरण भी देते उनका, कि पहला काल ये है तो उसका नाम ये है, दूसरा काल ये है तो उसका नाम ये है, क्योंकि इनके द्वारा काल विभाजन व नामकरण का किसी भी प्रकार से कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके बाद में देखो मित्रों, एक तो आते हैं नलिन विलोचन शर्मा और एक आते हैं राम कुमार वर्मा। देखो, एक तो इतिहासकार है नलिन विलोचन शर्मा और एक है नलिन विलोचन शर्मा और राम कुमार वर्मा। ये जो दो हैं विद्वान इतिहासकार, इन दोनों ने तो गारसा दत्तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, इस इतिहास ग्रंथ को इन दोनों के द्वारा, इनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना। यानी नलिन विलोचन शर्मा और राम कुमार वर्मा, ये दो विद्वान या दो इतिहासकार ऐसे थे कि गारसा दत्तासी ने जो हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ को इन्होंने कहा कि हाँ, ये हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। यहां से एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लेगा कि गारसा दत्तासी के द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ मानने वाले विद्वान हैं, तो उनमें दो ही नाम आते हैं, एक तो नलिन विलोचन शर्मा और एक राम कुमार वर्मा। इन दो के द्वारा इनके ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना था। लेकिन जो किशोरी लाल गुप्त हैं, लेकिन यहां ध्यान रखेंगे, किशोरी लाल गुप्त ने इसको हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ न मानकर इन्होंने हिंदुस्तानी का इतिहास ग्रंथ यानी हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ नहीं माना। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने से इसको क्या कर दिया था, नकार दिया था। इन्होंने कहा कि ये हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें हिंदी के कवियों को स्थान नहीं दिया गया है। इसमें किसके कवियों को स्थान दिया गया है, इसमें उर्दू के कवियों को स्थान दिया गया है। इसके बाद में ये बात तो हो गई कि गारसा दत्तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उस इतिहास ग्रंथ को भाई प्रथम प्रयास था, सबसे पहला प्रयास था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत यहाँ से होती है, पहला प्रयास ही गारसा दत्तासी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, कुछ विद्वान इनके इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ मानेंगे, कुछ विद्वान नहीं भी मानेंगे। तो मानने वालों में नाम किसका आता है, नलिन विलोचन शर्मा और राम कुमार वर्मा का आता है, और नहीं मानने वालों में किशोरी लाल गुप्त का नाम आता है। अब इसके बाद में जो गारसा दत्तासी हैं, इनके द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी हो चुका है, और वो हिंदी अनुवाद करने वाले हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने के द्वारा इन्होंने, गारसा दत्तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था, इस इतिहास ग्रंथ का इनके द्वारा क्या किया गया, हिंदी अनुवाद किया गया।
हिंदी अनुवाद किया गया। और ये जो हिंदी अनुवाद इनके द्वारा किया गया था वो हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में 1952 ईस्वी में एंदुई साहित्य का इतिहास 1952 में एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। यानी कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने गारसा द तासी ने जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ फ्रेंच भाषा में था। अब उसका हिंदी अनुवाद करवाया गया। हिंदी अनुवाद किसने करवाया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने इसका क्या करवाया? हिंदी अनुवाद करवाया, जो कि 1952 ईस्वी में एंदुई साहित्य का इतिहास नाम से क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। भाई एंदुई साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने ने अनुवाद किया है। कौन से का? गारसा द तासी के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसी का इन्होंने क्या किया? अनुवाद किया। इस प्रकार से मित्रों ये था गारसा द तासी के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की एक जो परंपरा थी उसकी शुरुआत की गई और उसमें गारसा द तासी ने यानी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किस प्रकार से इन्होंने कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा इसका अध्ययन हमने किया। मित्रों यदि आपको ये क्लास ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद मित्रों।